Come back on of our series of matrices. एक सीरीज हमने किया है मैट्रिसेस की, जिसमें हम कॉन्सेप्ट जो है मैट्रिसेस के उनके साथ डील कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 वीडियो जिसके देखे हैं, जिसमें हमने बेसिक्स जो है मैट्रिसेस का वो अभी तक डिस्कस किया है। जैसे रो क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, उनके बारे में नॉलेज शेयर किए। फिर हमने ऑर्डर के बारे में देखा, फिर हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस पे हमने एक थ्योरम भी देखे थे। इस पे बेस हमने जैसे बताया कि क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कोई मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उसके लिए आपको सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक पार्ट इसका पूछा जाता है, या पूछा जाता है फाइंड 2 मैट्रिसेस P and Q such that equal to P plus Q, where P and Q are symmetric and is to symmetric matrices respectively, ठीक है। तो उसको करने का तरीका हमने कल डिस्कस किया था, दैट अगर आपको P फाइंड करना है, दैट इज सिमेट्रिक पार्ट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स हमारी गिवन, ठीक है, जो मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे गिवन होगी, सपोज करिए ये मैट्रिक्स गिवन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, P निकालने के लिए A में उसी का ट्रांसपोज ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक। तो उसका कैलकुलेशन यहाँ तक आ गया था। फिर हमने आपको बताया कि अगर इसकी सिमेट्रिक पार्ट निकालना है तो A में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस बार A ट्रांसपोज को, एंड देन डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो वी गेट इसकी सिमेट्रिक पार्ट। ये हमने इसका वेरिफिकेशन भी किया था, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में अगर आता तो आप कर लीजिए, अगर नहीं पूछा गया है तो आप अपने चेक के लिए कर सकते हैं कि हाँ हमने सही किया है या नहीं, ठीक है। फिर हमने ये चीज़ 2x2 में देखी थी, एंड सिमिलर वर्किंग में कोई चेंज नहीं है। आज हमने कुछ और यहाँ पे पहले से लिख रखा है कि ताकि हमें लैंग्वेज बार बार लिखनी न पड़े, तो थोड़ा बहुत हम लिख के इस बार रख दिए हैं। तो कुछ और मैट्रिसेस के टाइप हमको पढ़ने हैं, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इनका यूज़ कहाँ है, थोड़ा बहुत आप देखिएगा जब हम आपको रो इचेलॉन फॉर्म या इचेलॉन फॉर्म पढ़ाएंगे, या आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या इवन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को क्या करती है, होल्ड करती है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इस टाइप के मैट्रिक्स में ये चीज़ हो रही है, हम कहेंगे सीधे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो हम पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ लेंगे क्या होता है, देन उसका डिस्क्रिप्शन देने के बजाय, ठीक है, कि इस टाइप के मैट्रिक्स में ये होता है, हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है, या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है। अब इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन थोड़ा सा आप उसमें सोच सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आप क्रिएट हो सकती है, लेकिन जब एग्जाम्पल हम करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, तो उससे आपको ईजीनेस फील होगी कि हाँ उतना टफ है नहीं। I'll try my best really to connect you guys with the definition of upper triangular matrix or even lower triangular matrix जो मैथमेटिकली लिखी है, उसको एग्जाम्पल से somehow मैं कनेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या लिखी है, ठीक है, इसको हम देखें अगर गौर से, तो सॉरी, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे फिर से वही बात है कि m क्रॉस n लेना। सबसे पहले मैट्रिक्स हमको स्क्वायर ही लेनी है, क्योंकि यहाँ पे फिर से डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट एक बन रहा है। तो डायगोनल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट मेनली जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो इसलिए हमको ध्यान नहीं देना कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके लिए हम बात करेंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नहीं देखेंगे। तो डेफिनेशन लिखिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 0 होनी चाहिए, कब, aij पोजीशन पे, जहाँ पे i ग्रेटर देन j है। यानी मैट्रिक्स में जब कभी किसी एलिमेंट की पोजीशन कैसी है, सच दैट उसमें जो रो है इन्वॉल्व, जो रो हुई है वो ज़्यादा होनी चाहिए कॉलम से, तो उन सारे एलिमेंट पे क्या हो, 0 हो, ठीक है। नाउ यू माइट बी फाइंडिंग दिस टफ टू रियली टू कनेक्ट विद डेफिनेशन, ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसे तो हमको देखना पड़ेगा, पोजीशन देखेंगे, देन विल पुट 0 रियल के यहाँ रखना है, यहाँ नहीं रखना है। तो ये इतना टफ नहीं है एक्चुअली में, इसमें खेल किसका है, डायगोनल का है। आप इसकी सिंपलर डेफिनेशन हम उसे पढ़ाना नहीं चाह रहे, क्योंकि उसको लोग कुछ फिर गलत तरीके से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, बट डेफिनेटली हम वो वाली डेफिनेशन भी शेयर करेंगे, क्योंकि वो कनेक्ट करने में आसानी रहेगी, ठीक। तो एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, फिर आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि हाँ कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है, एंड यू गेट द आइडिया, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल इसका देखेंगे ध्यान से, तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि जो हमारा डायगोनल है, ठीक है, हमने आपको डायगोनल पढ़ा रखा है, ये हमारा क्या है, डायगोनल है,
और आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे जो है सारे ही एलिमेंट क्या है, 0 है। अब इसके नीचे से क्या मतलब होता है, अगर आप डायगोनल की पोजीशन देखें तो क्या होती है, A11, A22 एंड A33। ठीक है, डायगोनल में पोजीशन क्या होती है, ये पोजीशन A11 है, A22 है एंड A33 है। अब इनके नीचे अगर देखेंगे, अब A11 के नीचे जब जाएंगे तो सेकेंड रो होगी, यानी A11 के नीचे जो एलिमेंट है उसमें रो क्या है, 2। लेकिन क्योंकि आप A11 के नीचे देख रहे हैं यानी कॉलम क्या रहेगा, वही 1 ही रहेगा, यानी A21, यानी A21 पोजीशन क्या आ रही है आपकी, इक्वल टू 0 आ रही है। सिमिलरली आपने 3 के नीचे देखा 0, सॉरी A22 के नीचे आपने क्या देखा, 0। A22 के नीचे क्या होगा, A32 होगा, क्योंकि रो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप नीचे जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि सेम कॉलम में हम मूव कर रहे हैं तो A32 0 हो रहा है। या साफ तौर पे देख रहे हैं कि 3 क्या है, ग्रेटर देन 2, यानी I इज ग्रेटर देन Z। 2 तो अगेन इसमें भी I ग्रेटर देन J है, यानी 2 ग्रेटर देन। एंड लास्ट पोजीशन एक और बची, अच्छा ये वाला हम भूल गए, A31, ठीक है, तो वो भी ठीक है। A11 के नीचे A31 है, वो भी 0 है। तो A11 के नीचे जैसे ही आप मूव करेंगे, यस, रो हमारी इंक्रीज हो रही है एंड कॉलम सेम है। ठीक है, तो A31 में क्या हो जा रहा है, वो भी 0 आ रहा है। यहाँ पे क्लियरली I ग्रेटर देन J है, यानी 3 ग्रेटर देन होने। तो हम देख रहे हैं जहां पे भी I ग्रेटर देन J हो रहा है वहां पे वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। और जहां I इज नॉट ग्रेटर देन J और यू कैन से I इज लेस देन इक्वल टू J, वहां पे क्या कंडीशन है, ध्यान दीजिए, डेफिनेशन जितनी कही जाए उतनी ही एक्सेप्ट करनी है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि I ग्रेटर देन J होने पे Aij की वैल्यू 0 आएगी, इट मीन्स यही इसकी डेफिनेशन है। एल्सवेयर क्या होगा इसके बारे में हमने कोई भी बात नहीं की है, यानी डायगोनल पे एलिमेंट या डायगोनल के ऊपर। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा अगर हम लैंग्वेज में देखें इस चीज को कि I ग्रेटर देन J, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, इस पूरे का मीनिंग से इस पूरे का मीनिंग क्या हो गया, ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल। ठीक है, अच्छा डायगोनल भी दो होते हैं एक्चुअली में, एक तो जो हम जिसको डायगोनल बोल ही रहे हैं, जो हमने मार्क किया है यहाँ पे, और एक डायगोनल ये भी हो रहा है 0, 3 एंड 0। लेकिन इस डायगोनल का यहाँ काम नहीं है, क्योंकि हमारे इन पोजीशन पे बहुत ज़्यादा उतना यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस मैट्रिसेस में नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई, ठीक है, इसको हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो आप डायगोनल का मतलब सिर्फ इसी समझेंगे जहाँ पे एलिमेंट A11, A22, A33, A44 ये है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, यही आपका डायगोनल है। सेकंड डायगोनल कुछ नहीं होता। तो इसलिए कुछ लोग इसको डायगोनल ना बोल के मेन डायगोनल भी बोल देते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, दूसरे डायगोनल से डिफरेंट करने के लिए। बट हम डायगोनल से काम चला लेंगे, हमें डायगोनल का मीनिंग समझना है सीधे सीधे कि जो हम पढ़ रहे हैं वही है, उसके अलावा कोई डायगोनल होता ही नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे रोम्बस या बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ रहे कि हमको स्क्वायर के बारे में पढ़ाया जा रहा हो कि स्क्वायर है इसमें दो डायगोनल होते हैं। नो, वी आर डीलिंग विद मैट्रिसेस, तो इसमें दो डायगोनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर वी हैव ओनली हियर, सॉरी, वी हैव ओनली वन डायगोनल, दैट इज इन विच एलिमेंट्स आर A11, A22, A33, इस टाइप के एलिमेंट है, वही डायगोनल है। अब उसको चाहे बोल दो मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो केस लिखा हुआ है ये पूरा, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है, ए आई जे इक्वल टू 0 इफ I ग्रेटर देन J, इस मीन्स इसमें एलिमेंट्स ही वो आएंगे जो क्या होंगे, बिलो डायगोनल्स होंगे, और ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, आर जीरोस। ठीक है, अब ध्यान देना जितनी बात कही जाए सिर्फ उतनी ही बात समझनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं समझना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑल बिलो डायगोनल्स आर 0, यानी डायगोनल के ऊपर बात करेंगे तो 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता, सारे के सारे भी 0 हो सकते हैं डायगोनल के ऊपर। हमको अगर अपर ट्रायंगुलर देखना है तो वी ओनली नीड टू सी वेदर डायगोनल के नीचे 0 है या नहीं। 0 है तो वो डायगोनल है। अब डायगोनल पे या डायगोनल के ऊपर 0 है, कहीं नहीं है, या सारे के सारे 0 है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, तो तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक। जैसे एक और एग्जाम्पल इसमें अगर हम वर्कआउट करें, एग्जाम्पल 1 हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी 0 है, ये डायगोनल के ऊपर है, तो मैंने डायगोनल के ऊपर थोड़ी कहा है कि 0 नहीं हो सकता, हमने सिर्फ ये कहा है कि डायगोनल के नीचे 0। तो जितनी डेफिनेशन कही जाएगी सिर्फ उतना ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, सपोज करिए आप
ये लिख रहे हैं 0 0 0 1 3 2 एंड 0 5, सॉरी गलत हो गया कि डायगोनल के नीचे 0 बनाना एक्चुअली, ठीक, तो दैट विल बी डन, ठीक है। अ बिट लैगिंग आई थिंक इन सिस्टम, ठीक है, थोड़ा फास्ट नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ हम 0 कर लेते हैं, 0 0 एंड 4 0 0, ठीक है। क्या ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? तो आपको सिर्फ डायगोनल के नीचे देखना है, डोंट सी ऑन डायगोनल। डायगोनल पे क्या है, हमको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है, हमको सिर्फ डायगोनल के नीचे देखना है। 0 0 0 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, यूटीएम, ठीक है, शॉर्ट में हम नाम लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिर्फ डायगोनल के नीचे देखो, 0 है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, 0 नहीं है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। नहीं है, मतलब है कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट आ जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इस वाले मैट्रिक्स को एक स्पेशल नाम दे जहां डायगोनल भी 0 होती है, ठीक है। यानी अगर डेफिनेशन हम बनाते ए इज इक्वल टू 0 व्हेन एवर, अगर मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में आई ग्रेटर देन इक्वल टू शामिल कर लूँ, इक्वल टू मतलब फिर डायगोनल पे भी 0, इसमें डायगोनल के एलिमेंट भी अगर 0 है तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब डायगोनल पे भी 0 होंगे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका नामकरण क्या करती है, अच्छी। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें एक और खास बात है, अपर ट्रायंगुलर में आप कहेंगे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों नाम दिया गया है, जबकि इसके लोअर पोर्शन में 0 0 है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि मैट्रिक्स में जो कॉन्सेप्ट बनता है वो नॉन जीरो से बनेगा ना, जीरो से भी बन सकता है, दो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली में जो मेन पोर्शन है मैट्रिक्स में, इस वाले मैट्रिक्स में, वो अपर पार्ट पे है, नीचे तो सब 0 हो गया। तो 0 अगर नीचे हो गया तो इसलिए इसको क्या नाम दिया है, अपर ट्रायंगुलर दिया है, क्योंकि ऊपर साइड क्या है आपकी चीजें, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आई थिंक समझाने की जरूरत अब नहीं रही, अगर अपर ट्रायंगुलर समझ गए तो लोअर ट्रायंगुलर में समझ गए होंगे वो मैट्रिक्स। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सिंपली इसका मीनिंग उल्टा कर दो हमने, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, अब बिलो की जगह अब हो जाएगा, ठीक है, डायगोनल्स आर 0, ठीक है, सिंपल एज सिंपल यूनिट। एग्जाम्पल देना हो, डायगोनल पे कुछ भी रख दो, पहले इसके ऊपर 0 बना दो और नीचे, सॉरी, इसके ऊपर 0 बना दो, नीचे आपकी मर्जी, जो आप रखना चाहे, पसंद आ जाए 0 रखना चाह रहे तो 0 ही रख दो, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर डायगोनल, अगेन इसमें भी वही बात है, अगर डायगोनल पे भी 0 है, उसके ऊपर भी 0 है, बाकी नीचे कुछ नॉन जीरो क्वांटिटीज है, तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं, मतलब अगर डेफिनेशन में लिख लूँ आई इज इक्वल टू 0 इफ आई लेस देन इक्वल टू आ जाएगा आपकी बार, है ना। यानी क्या हो जाएगा, इस टाइप की चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली लोअर मैट्रिक्स, ठीक है, एलटीएम शॉर्ट में नाम लेंगे। तो डायगोनल पे जहां 0 होने लगेगा किसी अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो वर्ड क्या यूज करते हैं, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि दोनों ही आपको समझ में आ जाएंगे। लोअर पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपर जो समझ जाएगा वो लोअर को भी समझ जाएगा। बातें जैसे जो बातें हमने अपर ट्रायंगुलर में कही है, सेम बातें लोअर में भी होंगी, बस जहाँ बिलो डायगोनल का है वहाँ अपर, सॉरी, अब क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और इतनी बातें क्लियरफाई हो गई। कुछ और टाइप्स के मैट्रिसेस अगर हम पढ़ना चाहें तो तीसरा हम पढ़ सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, चलिए, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स, अब देखिए, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स में नॉन जीरो होने की पॉसिबिलिटी कहाँ थी, अपर पार्ट में, लोअर पे। अब डायगोनल मैट्रिक्स में समझ जाइए कि कहाँ पॉसिबिलिटी होगी, डायगोनल पे। लेकिन हम इस हिसाब से डेफिनेशन नहीं बनाते, क्योंकि डायगोनल पे पॉसिबिलिटी, जहाँ पॉसिबिलिटी वर्ड आता है वो डेफिनेशन सूट नहीं करती, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, एम्बिग्यूटी जहाँ होती है उसको डेफिनेशन नहीं बनाते हैं। तो जहाँ श्योरिटी है वो उस पर बेस्ड डेफिनेशन बनाते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि डायगोनल में पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब श्योरिटी कहाँ है 0 की, लोअर में भी एंड अपर में भी। तो डायगोनल के लोअर पार्ट में, या कह सकते हैं अपर पोर्शन में, एंड लोअर पोर्शन यानी बिलो पोर्शन में, जहाँ दोनों ही एलिमेंट 0 हो जाते हैं उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल पे ही एलिमेंट नॉन 0 हो सकता है, अगेन हो सकता है, यानी डायगोनल पे भी सारे 0 हो सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगेन इसमें भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स से लेकर लेट ए
मैट्रिक्स ए हम मान रहे हैं, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, अगेन एम क्रॉस एन, देन ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ए को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। एंड सिंपली इफ क्या कह देंगे इस बार, ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ दोनों केस, अगेन इसमें दोनों बातें आ जाएंगी, यानी वो लोअर भी होना चाहिए, कह सकते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं मैट्रिक्स विच इज लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आई लेस देन जे भी चलेगा एंड जे लेस देन आई, ठीक है। और इसका मीनिंग अगर हम डिफिट करें एक वर्ड में, तो ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा बिलो, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, ठीक है, above, ठीक है, बिलो एंड अबव, ठीक है, और बिलो एंड अबव डायगोनल, ठीक है, अबव डायगोनल, डायगोनल के अबव में एंड बिलो में क्या है, एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, अगर 0 आ रहे हैं तो उस केस में हम क्या कहते हैं, सॉरी सो डायगोनल के ऊपर और नीचे अगर 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगेन जो कहा जाए सिर्फ उतना ही मानना है, हमने डायगोनल के ऊपर नीचे बात की है कि 0 होने चाहिए, डायगोनल पे कोई बात नहीं की है, तो डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है। तो उसमें एग्जांपल दे सकते हैं फिर हम फिर से मैट्रिक्स का, ए इज इक्वल टू, या ए चल लिख ही दिया है तो लिख ही लो, 4 0 0, डायगोनल के ऊपर भी 0 बनाइए, नीचे भी, ठीक है। जहां बात डायगोनल पे रहेगी तो डायगोनल पे 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट 0 है डायगोनल पे, कुछ नहीं है, ठीक है। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल जो देना चाहे हम, बी इक्वल टू सारे ही 0 कर दो, तो ये अभी भी क्या रहेगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी। अब आप कहेंगे डायगोनल पे तो सारे 0 होंगे, हमने कहीं कहा है कि डायगोनल पे नहीं हो सकते, क्या यहाँ पे कहीं पे भी इस डेफिनेशन में डायगोनल के बारे में बात की गई है कि डायगोनल पे एलिमेंट क्या होंगे, नहीं, डायगोनल के बिलो एंड अबव पोर्शन पे बात की गई कि श्योरिटी के साथ वहां पे 0 होंगे, डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, तो 0 0 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें क्वेश्चन का मीनिंग होना चाहिए। यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियरिफाई हो गया है आपको सब चीज़, ये जो 3 टाइप पढ़ा है डायगोनल मैट्रिक्स के, उनको क्लियर करें। अब 2 मैट्रिक्स और हैं, जैसे रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बोलते हैं उसको, सोच रहा था पढ़ाऊँ, लेकिन आई थिंक उसका भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करेंगे, यूटिलाइज उसको नहीं करेंगे, जहाँ यूटिलाइज होगा भी तो हम, ठीक है, एज अ मैट्रिक्स हमने आपको उनका ऑर्डर बता ही रखा है, जैसे हम पहले ही हम ऑर्डर जब पढ़ा रहे थे वहाँ पे थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पे जब ऑर्डर का एग्जाम्पल दिस, ठीक है। तो ये जो होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो इसी को एक्चुअली में ये क्या फॉर्म कर रहा है, आप देखेंगे तो सिर्फ रो फॉर्म हो रही, तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बोलते थे सीधे, ठीक है, मैट्रिक्स की जगह वेक्टर या मैट्रिक्स ही लिख लो, क्योंकि आदत आपको मैट्रिक्स की लिखी है। इसमें सिर्फ एक कॉलम ही क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको कॉलम वेक्टर बोलते हैं या मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो है ही, मतलब ठीक है, जहाँ पे रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है मतलब मैट्रिक्स है, बट जनरली हम लोग वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है, वेक्टर क्यों बोलते हैं अभी, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इन 2 टाइप को मैं, ठीक है, स्किप कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग ओवर दीज 2 थिंग्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी हमको नहीं लग रही। अब कुछ और मैट्रिसेस होते हैं जैसे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, उतना मैं नहीं जा रहा हूँ, लेट लीव दिस, ठीक है, इतना ही हमारी काम का है तो हम इतना ही अपना लिखेंगे। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट हमने डेवलप कर दिए हैं। अब मेरे हिसाब से जो कॉन्सेप्ट बचा है वो एक ही बचा है, दैट इज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है 11th-12th में, या कहीं भी मैट्रिक्स पढ़ी है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है तो अच्छी बात है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो अदर बैकग्राउंड्स के हैं, खासकर बीसी में बहुत जगह ऐसा है कि मैथमेटिक्स के बगैर भी आप बीसी कर सकते हैं, उसमें कंप्यूटर होना ही कंपलसरी है। तो इन दैट केस क्या होता है कि आप 11th-12th में मैट्रिक्स नहीं पढ़ के आते हैं और फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत जगह आएगा, ठीक है, गुणा करने के लिए आएगा, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए
आएगा ही आएगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले हम एकदम बेसिक से आपको स्टडी कराएंगे कि किस तरह से मैट्रिक्स का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एकदम बेसिक से। धीरे धीरे हम ग्रेजुअली क्या करेंगे, एडवांस करेंगे चीज़ों को। एडवांस करने का मेरा मतलब है कि आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को आपको आना चाहिए। इसका रीज़न सिंपल सा है कि थोड़ा टाइम कम रहेगा एग्जाम में, क्योंकि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ही अगर टाइम लगा देंगे, जो कि आप कहेंगे ना एक सेगमेंट है किसी क्वेश्चन में, बस सेगमेंट मात्र भर का है। तो मेन कॉन्सेप्ट पे अगर आप टाइम नहीं लगा के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस से ये होंगे कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के यूज टू हो जाएंगे। यूज टू हो जाएंगे तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जल्दी कर पाएंगे, फिर आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम एग्जाम्पल से ही शुरू करेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन को आई थिंक वी कैन स्किप नाउ, इसका कुछ काम है नहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली मैं स्टार्ट डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे स्क्वायर मैट्रिसेस है उन्हीं का हमारे में एक्चुअली में काम है, वही एक्चुअली में यूज होने वाले हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें यूज नहीं होने वाली है। नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस में भी मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो हम एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट जंप करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे, और लेकिन हमको थोड़ा बहुत डेफिनेशन थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। लेट्स सी, ठीक है। तो फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियस बात है मैट्रिसेस के बीच होंगी। जैसे एक और पढ़ा था हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या हो रहा था, कोई नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था। कैसे हो रहा था, वो नंबर अंदर चला गया, सारे एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट हो गया। जैसे 2 टाइम्स हमने कोई मैट्रिक्स कहा तो 2 से हर एक नंबर को क्या कर देना था, अंदर मल्टीप्लाई कर देना था, ये प्रोडक्ट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस के बीच है, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो इसको समझने के लिए पहले इसको समझना पड़ेगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर हम लेंगे तो उनके बीच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा ही, ये ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हो पाएगा। उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो पहले हम एग्जाम्पल से ही समझ लेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। दैट विल बी बेटर देन आप ऑर्डरिंग के बारे में खुद ही जान जाएंगे कि एक्चुअली में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किन दो मैट्रिसेस के बीच या किन दो मैट्रिसेस के मतलब ऑर्डर उनका, खासकर आप समझे गए होंगे ऑर्डर की ही मैं बात कर रहा हूँ, कि मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है क्वाइट डिफाइंड होना चाहिए, अच्छे से डिफाइंड, मतलब इन सेंस कि दोनों कॉम्पैक्ट होने चाहिए एक दूसरे को, है ना। तो इसके लिए हम पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का देख लेंगे कि कैसे हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी हम वैसे एग्जांपल ले रहे हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस में अगर ऑर्डर सेम है तो फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो ही जाता है। सेम मतलब समझिए, अगर एक 2x2 की ले रहे हैं तो दूसरे भी 2x2 की लेंगे, तो वहाँ से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो ही जाएगा। लेकिन अगर नॉन स्क्वायर लेंगे तो नॉन स्क्वायर पे क्या होती है, शर्तें होती है कि दो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती है एक सर्टेन कंडीशन पे। क्या कंडीशन है वो लेटर ऑन देखेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करना पहले सीख जाइए, वहाँ से आप आइडिया लेंगे कि हाउ दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, फॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं अभी हम। इक्वल टू मान लो, अभी हम छोटा छोटा एग्जाम्पल लेंगे 2 7 4 -1। ठीक है, और मैट्रिक्स बी को मान लो, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं तो आप मान के चलिए अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ईजिली हो जाएगा, या प्रोडक्ट जो है मैट्रिसेस का वो ईजिली हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 3 - 2 4 1। ठीक है, अब इनको प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करने का सिंबल क्या है, ए बी लिखा, प्रोडक्ट वैसे ही करते हैं। ए की जगह वैल्यू पुट की 2 7 4 -1। ठीक, एंड यहाँ क्या आ गया 3 - 2 4। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम नीचे इसका ऑर्डर लिखेंगे 2x2 2x2। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, अभी स्क्वायर मैट्रिसेस है तो जो ऑर्डर की मैट्रिसेस होंगी उनका प्रोडक्ट करके उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं।
तो एक चीज हमने आपको पढ़ाई थी कि किसी मैट्रिक्स में, जनरल मैट्रिक्स में हमने आपको पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट बताए थे। जैसे इसमें 4 एलिमेंट आएंगे 2x2 की मैट्रिक्स में, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ। इसकी पोजिशनिंग क्या होगी? तो ये हमारा R1 है, ये रो फर्स्ट वन R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो यहाँ पे पोजिशनिंग क्या होगी? पहले हमने क्या कहा था, रो लिखते हैं फिर कॉलम। तो A11 पहले रो में है और पहले ही क्या है, कॉलम में है। ए क्योंकि रो चेंज नहीं हुई तो 1 ही रहेगा 2। ठीक है, हमने पोजिशनिंग क्या बताई थी, एक बार और लिख लेता हूँ। Aij हमने बताया था कब लिखते हैं, जब इसकी पोजिशन कहाँ होगी, ith रो में होगी एंड jth कॉलम एलिमेंट। ठीक है, ith रो एंड jth कॉलम एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, Aij। और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ, सपोज आई एम राइटिंग A32, या अभी इस वाले पर्टिकुलर उसमें देख लेते हैं। तो सपोज करिए मैं लिख रहा हूँ A2। ठीक है, आई थिंक रबर टूल विल बी बेटर। ठीक है, लाइक कर रहा थोड़ा। सो ए सपोज करिए 2 1 लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला वाला रो है तो 2th रो में एलिमेंट होना चाहिए एंड फर्स्ट ये 1th कॉलम में। ठीक है, एलिमेंट है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन क्या हो जाएगी, कौन से रो में है, अब रो सेकंड आ गई है, सेकंड रो एंड पहला ही कॉलम है एंड देन A2। बस एक बार आपने पोजीशनिंग लिख दी। अभी देखिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं करना है जैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी पहले आप बेसिक से समझेंगे, फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी इस चीज़ की कि हाँ डायरेक्ट आप करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इनटू कैसे करते हैं, तो आप दोबारा इसको लिख लीजिए। ठीक है, अभी एकदम बेसिक से समझा रहे हैं क्योंकि जिनको मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं आता उनके लिए ये है। अगर आपको आता है यू कैन स्किप, ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, A11। अब देखो A11 का मतलब क्या आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये 1 जो है वो किसको दिखा रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स। और नेक्स्ट मैट्रिक्स 1 किसके लिए दिखा रहा है, सेकेंड मैट्रिक्स के लिए। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, A11 फाइंड करने के लिए, यहाँ वाला एलिमेंट फाइंड करने के लिए पहली मैट्रिक्स का क्या लिखना है, पहला रो लिखना है, देखना है मतलब। ठीक है, अभी आप फिर सिर्फ देखिएगा कि फर्स्ट रो हमको लेना है। और दूसरी पोजीशन किसको दिखाती है, हमने कहा था कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स कॉलम लेना है क्योंकि सेकंड पोजीशन कॉलम को दिखाती है। और A11 में A1 जो आगे वाला 1 है, ठीक है, प्री एलिमेंट है, उसमें फर्स्ट रो क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या देखना है, रो। ठीक है, क्योंकि हम जब भी पोजिशनिंग कहते हैं तो पहले रो फिर कॉलम। तो रो किसका देखना है, जो आगे लगा हुआ, क्योंकि आगे पोजिशनिंग है तो फर्स्ट रो का रो देखना है एंड सेकेंड फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को देखना है एंड सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को। तो A11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का आप देखिए रो एंड यहाँ से सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम देखिए। तो इनको थोड़ा सा अलग लिख लीजिए, 2 7 लिखा और यहाँ क्या लिख लीजिए, इसको ऐसे करके 3 4 अलग लिखा। ठीक है, तो A11 में ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकंड मैट्रिक्स का क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है, ये देखिए एकदम बेसिक से है, अगर आपको आता है अगेन इसके पे। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता एकदम बेसिक से है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, देखो पहला स्टार्टिंग वर्ड नंबर क्या है 2 और यहाँ क्या है 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे, यानी जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा क्या है 7, यहाँ दूसरा एलिमेंट क्या है 4, तो 7 इंटू क्या करेंगे 4, यानी जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड देन बीच में एडिशन का साइन। तो इनको जोड़ लो, 2 3 6 प्लस 7 4 28 दैट इज इक्वल टू 34, यानी यहाँ पे क्या पोजीशन आ जाएगी 34। अब यहाँ वाले एलिमेंट को देखना है तो यहाँ पे क्या लिखा है, A12 लिखा हुआ है। तो A12 का मतलब क्या हो गया, A12 का मतलब हो गया आपको फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लिखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रो। ठीक है, इनटू उसको करना है, इनटू करने का मीनिंग इस टाइप से, सेकेंड मैट्रिक्स कौन सा कॉलम लेना है, क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो लिखिए, यानी इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं होगी क्योंकि ये तो यही रहा। अब क्या आ जाएगा इसकी जगह,
सेकंड यानी ये वाला लेंगे तो -2 एंड सेकंड कॉलम। गुणा कैसे करेंगे, हमने कहा था पहले एलिमेंट को पहले से, तो 2 इंटू -2, बीच में प्लस का साइन, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 7 इंटू 1 दैट इज -4 + 7 दैट इज 3। यहाँ क्या लिख लीजिए 3 लिख लीजिए। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जब इतना हैबिट हो जाए तो थोड़ा थोड़ा फास्ट यहीं से होना शुरू करेंगे। नेक्स्ट पोजीशन क्या लिखिए A21, यानी फर्स्ट रो का कौन सा कॉलम लेना है, सेकंड कॉलम। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे फर्स्ट रो का, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स का, अगेन रो कह रहा हूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड, क्योंकि सेकंड लिखा हुआ तो पहला एलिमेंट रो ही होता है, तो सेकंड कॉलम लिखो, सेकंड रो लिखो, सॉरी 4 - 1। और फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेंगे, 1 लिखा है, यानी फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो 3 एंड 4। अब गुणा कर लो 4 इंटू 3, फिर प्लस -1 इंटू 4, अलॉन्ग विथ साइन लेना, ये नहीं कि सबको प्लस बना दिया। 12 - 4 = 8। तो इतना लंबा लिखना भी नहीं है, जो हम इतना लंबा, ये आपको भाई इतना तो आप हेड में कर सकते हैं, अपने माइंड में कर सकते हैं सारी चीज़ें, तो आपको डायरेक्ट ये नंबर लिखने हैं। इन केस आप नहीं कर पा रहे तब ज़रूर आप क्या करिए, तब मैं कहूँगा ठीक है आप कर लीजिए कैलकुलेशन, कोई रुका नहीं है कि नहीं ऐसा ही करना है, बट जल्दी करना है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। क्वेश्चन के दौरान मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट नहीं आप पढ़ेंगे जनरली सिलेबस में, जहाँ भी आपका सिलेबस है। मेन क्या होंगे, फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, उनमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एज अ टूल यूज हो रहा होगा बस, तो टूल पे ही इतना काम लगा देंगे, तो मेन चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लास्ट पोजीशन क्या है आपकी, एक पोजीशन बच गई A22, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो दैट इज 4 - 1, सेकंड कॉलम -2 इंटू 1। अभी आप धीरे धीरे पैटर्न भी समझना स्टार्ट करेंगे, तो अभी मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप समझेंगे पैटर्न को, यहाँ अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यानी पहले रो के एलिमेंट लिखने के लिए पहले रो को रिस्पेक्टिव कॉलम से मल्टीप्लाई करते रहो, आंसर आता रहेगा। अभी धीरे धीरे आप पैटर्न करेंगे, फाइन, बट पहले हम क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 इंटू -2, ठीक है, डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू गाइस, ठीक। सो दिस इज -9, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, -9, ठीक है। आई थिंक वी गॉट द आइडिया कैसे हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। अब और स्पीड बनाएंगे, पहले हम 2x2 का ही एक और एग्जांपल लेते हैं। आज पूरा लेक्चर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को क्या रहेगा, डेडिकेटेड रहेगा। सो टुक अनदर एग्जांपल, देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा उस पर अभी हम ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि अभी हमने कहा कि हर कोई भी दो मैट्रिसेस लेंगे उनके बीच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कब ज़रूरी है, फिलहाल हमको उससे मतलब ही नहीं है, हम स्क्वायर मैट्रिसेस का कर रहे हैं, जो कि मेनली 99% क्वेश्चन स्क्वायर से ही हमारा बनेगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, अभी फिर से मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कर रहा हूँ, थोड़ा इसमें स्पीड अप करेंगे, फिर 3x3 पे जाएंगे। तो ए हम ले रहे हैं 1 1 3 -1, एंड बी क्योंकि अभी स्क्वायर मैट्रिक्स से ले रहे हैं तो 2x2 ही है, तो अगला मैट्रिक्स भी 2x2 ही लेना पड़ेगा, although you can take something else, बट उस पर अभी हम डील नहीं कर रहे हैं एज आई सेड। ठीक है, तो ए बी हमको फाइंड करना है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह रखो वैल्यू, बी की जगह भी रख दो वैल्यू, और प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको हैबिट बनानी है कि आप जल्दी जल्दी लिख पाए। ठीक है, जनरल मैट्रिक्स लिख लो, इसको भी नहीं लिखना एक्चुअली में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हुए, बस ये क्या है कि हेल्प कर रहा है हमको चीज़ें समझने में कि कैसे करना है। अभी धीरे धीरे इसको हम हटा के करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, डोंट वरी, ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, आपको हैबिट बनेगी। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे आइडिया दूंगा, मैं एक बार में आपको कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ, लेट्स डू। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इक्वल टू लिख रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा स्टेप जैसे मैंने कहा था कम करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, A11 लिखा हुआ। ठीक है, मेन हमारा 3x3 का मल्टीप्लिकेशन है, बट आप 2x2 समझ जाएंगे तो 3x3 में एक स्टेप बढ़ जाएगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इसको फास्ट वे में समझिए। देखिए ध्यान दीजिए, पहले वाले जो हम प्रोडक्ट करेंगे मैट्रिक्स का, तो इस टाइप से हमको मिलेगा ये, इसमें क्या है, ये आपका क्या है, R1 है, यानी फर्स्ट रो है। तो जब भी फर्स्ट रो हो, यानी मैट्रिक्स का पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ही हमको लेना है। ठीक है, पहले रो के एलिमेंट लिखने के लिए पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, अब धीरे धीरे आदत बना रहे हैं तेज करने की, और उसके बाद आपको अगर पहला एलिमेंट चाहिए फिर दूसरा चाहिए, तो आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, चाहिए
भाई सेकेंड मैट्रिक्स का हम क्या ले रहे हैं, कॉलम ले रहे हैं, तो सेकेंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेने से पहला एलिमेंट मिल जाएगा, दूसरा कॉलम लेने से दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट फाइंड करने के लिए पहला कॉलम लिखिए 4 6, सेकेंड मैट्रिक्स का ध्यान दीजिए ना भाई, ए बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये थोड़ी करेंगे कि ए का ही हम कॉलम या मैट्रिक्स दोनों, कॉलम एंड रो दोनों ही लेने लगेंगे, नहीं, बी का लेना ऑब्वियस सी बात। तो पहला एलिमेंट फाइंड करने के लिए पहला कॉलम, दूसरा एलिमेंट फाइंड करने के लिए दूसरा कॉलम। अब कर लो कैसे करना है, 1 into 4 1 into 6, ठीक है, सीधे सीधी बात। 1 into 4 और बीच में साइन प्लस का 1 into 6, दैट इज नथिंग बट 10। तो पहली पोजीशन पे 10। अब पहले ही रो का, फर्स्ट ही रो का दूसरा एलिमेंट लिखना है, तो अब की बार क्या करो, तो दूसरा कॉलम ले लो जो कि हमने नीचे लिखा ही है। तो 1 into -1, ठीक है, +1 into 7, दैट इज -1। इतना डीपली नहीं लिखना है जितना मैं लिख रहा हूँ, ये तो आप हेड में कर ही लेंगे कैलकुलेशन। 6, तो आप अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन हो पा रही तो 10 लिखो, 6 लिखो, इतना ये करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, मेकिंग। अब यहाँ ध्यान दो कि ये जो एलिमेंट आ रहे हैं ये R2 है। अभी हम बिना पोजीशन के करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हैबिट बन रही है। R2 में हम क्या लेंगे, R2 लिखा है इतनी, रो 2 लेंगे। किसका, ट्री मैट्रिक्स का जो पहले लगा रहे हैं, तो रो 2 भाई, यहाँ से हमने R1 के लिए, ठीक है, पहला रो लिया है, फर्स्ट रो लिया है, ठीक है, R1 के एलिमेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो लिया है। R2 के एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो। तो सेकंड रो लिखो 3 - 1, और यहाँ पे भी क्या लिखो 3 - 1। और फिर आगे के एलिमेंट फाइंड करने के लिए ये चीजें फिक्स रहेंगी, 4 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, तो यानी पहला कॉलम लो, दूसरा एलिमेंट फाइंड करने के लिए A2 लिखा हुआ है, यानी दूसरा कॉलम लो, जो कि ऊपर भी हमने सेम काम किया। अब आप समझने लगे होंगे पैटर्न को धीरे धीरे, ठीक है। तो उम्मीद है पैटर्न आपके सामने आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो 3 into 4, इतना नहीं करना, अगेन हम सेइंग ये हेड वाली कैलकुलेशन करनी है, कि आप ऐसे माइंड में करेंगे 3 × 4 12 और -6, तो 12 - 6 6, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे करेंगे, फास्ट करेंगे। 3 into -1, ठीक है, जबरदस्ती नहीं कि आपको फास्ट करना ही है, इनकेस नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे कर लीजिए, गलत करने से अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम लग ही जाए। ठीक है, देखिए एग्जाम में जितना करके आए सही करके आए, ठीक है, भले टाइम थोड़ा लगे, लेकिन आप जल्दी करने के चक्कर में स्टेप, पहला ही स्टेप गलत हो जाएगा तो आगे सारी कैलकुलेशन रॉन्ग मानी जाएंगी। एंड देन -1 into 7, दैट विल बी -10। तो यहाँ पे कितना लिख लो, -10। ठीक, अब मैं एक और एग्जाम्पल देखूंगा, अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चलेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे, पोजिशनिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है, पोजिशनिंग जैसे यहाँ पे पोजिशन लिखिए, अब नहीं लिखेंगे। तो पहले 2 × 2 पे मैट्रिक्स पे कर लो प्रैक्टिस, फिर 3 × 3 में आप समझे गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या करना है। ठीक है, सो अगेन ले 8b2 -1 2 -1, ओके, मेक इट रिपीटेडली, यहाँ भी रिपीटेड कर लेते हैं, 3 - 4 3 - 4, ठीक है, अ बिट डिफरेंट। ए भी फाइंड करना है, नाउ हम बिना पोजिशनिंग के करेंगे, तो ए लिखा, बी, तो 3 - 4 3 - 4, तो पोजिशनिंग हटा दो, लेकिन हमको पता है कि 2 × 2 की मैट्रिक्स आएगी, तो ऐसे कुछ डॉट्स बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, R1 R2। पहले हमको किसके एलिमेंट लिखने हैं, R1 के, तो R1 के एलिमेंट लिखने हैं, तो हम क्योंकि रो पहले ही हम कहते हैं, तो पहली मैट्रिक्स का रो लिख लो। खैर यहाँ पे हमने सेम ही कर दिया यार, थोड़ा चेंज तो कर लो, 3, ये डिफरेंट है, ठीक है, 3 कर लो, क्योंकि हम थोड़ा चाह रहे चेंज कर लें। तो R1 के एलिमेंट फाइंड करने के लिए R1 को लिखो, लिख दो, R1 लिख दिया, और R1 के एलिमेंट फाइंड करने के लिए R1 लिखा, और यहाँ क्या करते रहो, चेंज कॉलम। तो पहला एलिमेंट फाइंड करने के लिए, R1 का पहला एलिमेंट फाइंड करने के लिए पहला कॉलम यूज करो, R1 के दूसरे एलिमेंट को फाइंड करने के लिए दूसरा कॉलम यूज करो। ठीक है, बस अब प्रोडक्ट कर लो, कैसे करते हैं, 2 × 3, ये लिखना नहीं, ठीक है, आप डायरेक्ट कर लीजिए, -1 into 3, दैट इज 6 - 3 is 3। सिमिलरली इसको करेंगे 2 into -4 प्लस -1 into 4, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हमसे कहीं हो जाए तो थोड़ा भूल चूक करिएगा, क्योंकि ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ें मैं कोशिश करूँगा गलत ना हो, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। आई लुक टू
दैट थिंग एंड यस आई विल, अगर मुझे लगेगा हाँ गलती हो गई तो कुछ तो किया जा सकता है, मैसेज प्रिंट किया जा सकता है, जो भी पॉसिबल होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दो 3, पहले रो के एलिमेंट आ गए -12, दूसरे रो के एलिमेंट, तो दूसरे रो के एलिमेंट के लिए दूसरा कॉलम, दूसरा सॉरी रो लो, ठीक है। पहले उसका क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले रो आता है तो पहले ही मैट्रिक्स लेंगे। 3 - 1 और यहाँ पे लिख दो 3 3। अब कॉलम चेंज करते रहो, जैसे ऊपर किया है, देखो ऊपर भी वही किया ना, ये लिया पहले फिर ये, तो वही चीज़ करो। 3 × 3 ये सब नहीं करना है, अब डायरेक्ट अगर आप कर पा रहे हो तो डायरेक्ट कर लो। 9 - 3 = 6 एंड यहाँ पे कर लो 3 × -4 -12 आ जाएगा, +1 -1 × 4 -16 आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी -16, तो ये आ जाएगा 6 एंड -16, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट एडवांस उस पर पहुंचे गए। ये तो हम बस फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, आप चाहे तो ये भी माइंड में कर सकते हैं। अब आपको माइंड में करना है तो एक एग्जांपल माइंड में करने वाला कर लें। 2 × 2 में 2 × 2 एक बार समझ गए, 3 × 3 आप इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि एक एक स्टेप का मार्जिन बस बढ़ जाएगा। एक तो 3 कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी और हर एक कैलकुलेशन में एक स्टेप बढ़ जाएगा, एक और प्लस करके दिस इंटू दिस करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे होंगे जिस तरह से इसमें आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, उसमें भी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। फिर थोड़ा सा हम फॉर्मलाइज करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को, कि कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस के बीच थोड़ा बहुत एग्जांपल और देख लेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। सो लेट्स टेक एग्जांपल अगेन, थोड़ा और एडवांस चलते हैं। लेट्स से दिस टाइम =, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर कुछ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल नंबर भी लिख लेते हैं, ये 3rd एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके साथ डील कर रहे हैं, 4th एग्जांपल के साथ। तो 4th एग्जांपल है =6 2, और एडवांस लेवल पे जा रहे हैं हम लोग, बस एकदम ये खत्म, लास्ट स्टेप है, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। -1 4 3 2, तो हमको ए बी फाइंड करना है, यहीं कर लेते हैं। ए बी = मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कम से कम देखिए मैट्रिक्स लिख दीजिए करिए, ठीक है। कोई उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एग्जामिनर क्या चाहता है, चीज़ें वहीं पे चाहता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये ना करे कि आप डायरेक्ट ए बी = और यहाँ आप लिखते गए, जैसे मैं कैलकुलेट करूँ -6 -6 0 आ जाएगा, 6 24 28 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। अभी हम कैलकुलेट करेंगे दोबारा, बट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा फोकस बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे है कि थोड़ा सा लिखने पे ध्यान दीजिए। अब आपने को क्वेश्चन दिया, ये मान लो मैंने ही दे दिया, ये दिया और आपने लिख दिया AB = this, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको देखने के लिए मेरी आंखों को तेज होना पड़ेगा कि मैं फिर यहाँ गुणा करूँ खुद ही से। जहाँ मुझे गुणा करना पड़ेगा मैं ढंग से देखूंगा एक एक स्टेप, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो फिर इससे मुँह कैसा करा, हमें चाहिए चीज़ें कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो। तो आप AB लिखें यहीं, इससे क्या होगा कि मुझे आंसर कनेक्ट करने में आसानी होगी। अब मैं इस आंसर को कनेक्ट कर पाऊंगा, उधर सही है नहीं, अब मैं ऐसे ऐसे कर पाऊंगा। तो नीचे वाला अभी हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन हेड करेंगे, इसको माइंड में चीज़ें करेंगे। तो पहले हम कम से कम पोजिशनिंग बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ चाहे तो आप R1 R2 लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि ये हेल्प करता है हमको काफ़ी, ठीक है। R1 के एलिमेंट के लिए हमको पहली मैट्रिक्स का रो लेना है। अब कम से कम थोड़ा सा टिक तो लगा ही लें, इसको लेना, और पहला एलिमेंट फाइंड करने के लिए इसको लेना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट फाइंड करने के लिए इसको लेना पड़ेगा। तो पहले एलिमेंट के लिए 6 × -1, अब हेड में कर रहे हैं, देखो -6 आएगा, +2 × 3 6 आएगा, तो 6 और -6 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। दूसरे एलिमेंट को फाइंड करने के लिए दूसरा कॉलम लो, इसका इसको लेना है, और रो चेंज नहीं हो रही क्योंकि R1 में ही मूव कर रहे हैं, तो रो चेंज नहीं हो रही। तो 6 इंटू क्या करना पड़ेगा, 6 × 4 24, और 2 × 2 4, तो 24 + 4 = 28, ठीक है। हेड में करते वक्त ध्यान दीजिएगा साइन का, अगर -24 + 4 है तो 28 मत लीजिएगा, देन इट विल बी -20, ठीक है। तो थोड़ा साइन भी ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। फिर R2 के एलिमेंट लिखने के लिए हमको सेकंड रो पे मूव करना पड़ेगा। फर्स्ट रो को हटा दो, फर्स्ट रो माइंड से ही हटा दो, फर्स्ट रो हटा दो, सेकंड रो को रिस्पेक्टिव कॉलम से, पहले इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले से, और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर तीसरा कॉलम होता है तो तीसरे से भी कर देते हैं, वो बात की बात है। तो 1 × -1, तो -1 बनेगा, 4 × 3 12, तो -1 और 12 ऐड करेंगे तो -11, ठीक है। ध्यान से करिएगा,
नेक्स्ट एलिमेंट करने के लिए कॉलम को फिर चेंज कर दो, क्योंकि हम भाई शिफ्ट हो गए ना, यहाँ देखो कॉलम शिफ्ट हो गया, पहले इस कॉलम में थे अब इस कॉलम में, तो आगे भी शिफ्ट कर दो। रो आपकी सेम रहेगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे एलिमेंट लिख रहे हैं तो रो चेंज नहीं हो रही। तो 1 इंटू क्या करेंगे 4, 4 आ गया, 4 इंटू 2 8, तो 4 प्लस 8 12। ठीक है, ये हमारा एडवांस लेवल हो चुका है। अब इससे ज़्यादा एडवांस नहीं जाएंगे। आपको आंसर जब भी ए बी का प्रोडक्ट करने आएगा तो आप ऐसे ही डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप समझ पाएंगे। एक और बस एग्जांपल कर लें, क्योंकि मैं ए स्क्वायर आपको बताना चाह रहा हूँ ऑप्शन में। सपोज करिए ए है आपका 2 1 2 1। आपसे अगर कोई पूछे ए स्क्वायर क्या है, तो ये भी एक प्रकार से मल्टीप्लिकेशन ही है। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, बाकी क्या होता है, तो ए को 2 बार लिख लो। ठीक है, कहीं स्क्वायर पूछेगा तो इसका मीनिंग ये है, उसी मैट्रिक्स को 2 बार। और इक्वल टू, ठीक है, अब चाहे तो R1 R2 भी ना लिखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये R1 है ये R2, तो R1 के एलिमेंट चाहे डॉट लगा लो बस। ठीक है, और एडवांस जा रहे हैं, तो R1 हमारा ये है, इसको लेके चलना है और कॉलम से गुणा करते जाना है। 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 6 6। नेक्स्ट हम आगे मूव कर गए, C2 पे मूव कर गए, लेकिन रो चेंज नहीं हुई, तो रो यही रखेंगे 2 इंटू 2 एंड 1, कॉलम चेंज कर देंगे 1 1, 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 1 1, तो 2 एंड 1 इज 3। अब हम R2 पे मूव कर गए, सेकंड रो आ गई है, तो सेकंड रो का एलिमेंट लेंगे। खैर क्योंकि सेम ही है तो 2 1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ही इस तरह से फ्रेम किया कि रो सेम ही है, R1 हो चाहे R2 हो। तो 2 1 को फिर से 2 2 से करेंगे, ये हम दोबारा वर्क कर चुके हैं, तो 6 3 ही आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको आइडिया आ गया होगा किस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कम से कम अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आपको आ गया है। अब हम 3x3 पे मूव कर रहे हैं और इतनी गारंटी है कि आपने अगर 2x2 को एडवांस लेवल तक कर लिया है, तो 3x3 को भी आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 3 नंबर बढ़ जाएंगे, 3 नहीं एक्चुअली में 6 नंबर बढ़ जाएंगे, 6 नहीं कितने 4 5 नंबर बढ़ जाएंगे, और हर एक स्टेप में एक एक कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक, तो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीख दिया है कि हर एक मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में A11 कैसे निकालते हैं, A12 कैसे निकालते हैं, तो आप फिर अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम 3x3 के लिए बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो अब आते हैं 3x3 के एग्जाम्पल करने। ठीक है, अभी हमने मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ाया ही नहीं है। ठीक, हम सिंपली वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो यूज होनी है ज़्यादातर। ठीक है, बाकी फॉर्मुलाइज अभी करना बाकी है, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन क्या है। खैर आप उसको समझ पाना उतना आसान काम नहीं है, और मैंने कहा भी है उसको समझना है भी, आपको करना आना चाहिए कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। लेट्स से ए आपको दिया है 3x3 में, अभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही स्टिक है, हम नहीं जा रहे भैया, अभी हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नहीं जा रहे। सो लेट्स राइट डाउन, मेरे पास नंबर की कमी पड़ रही है, मैं बहुत बड़े नंबर नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 6 चलो ये जगह आई गया, लेकिन ठीक है, कहीं तो 0 लिख लो। ठीक है, क्योंकि 0 में भी कुछ तो खास होगा, 0 लिख लो यहाँ। ठीक है, पी में भी कहीं ना कहीं 0 कर लो, लेट्स मेक डायगोनल पे 0 कर लेते हैं, एंड 4 -1 3 1 2 1। ठीक है, चलो एक जगह बड़ा चलाएगी अब आपसे कहा जाए ए बी निकालो। ठीक है, तो ए बी निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू, ए को नोट डाउन करो। ठीक है, कभी भी ए बी निकालना हो तो डायरेक्ट मत लिखिए, लिख लीजिए यार ए और बी। ठीक है, ठीक है, वैसे कर सकते हैं, बट ठीक है, ज़्यादा बेहतर मेरे हिसाब से टाइम को ठीक ठाक हो, बहुत प्यार से भी नहीं लिखना, आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं ए और बी, क्योंकि इससे एग्जामिनर कनेक्ट करने पाने में आसानी पड़ता है। अगर उसको ऊपर ही क्वेश्चन में ही देखना पड़े तो थोड़ा सा ये हेडेकफुल है। ठीक है, चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स से पढ़ रहे हैं, अभी कोई हमको टेंशन की बात है नहीं कि किसका ऑर्डर क्या होगा, तो 3x3 होगा। 3x3 में एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो पहले तो बिंदी बना लो, बिंदी से आप पोजिशनिंग इजीली समझ लेंगे, बिंदी 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 बिंदी, ये R1 है, बस इतना समझो, R2 R3। R1 के एलिमेंट में A1 रहेगा, A1 रहेगा, A1 रहेगा, और कौन चेंज होगा, कॉलम 1 2 3। R2 में A2 रहेगा और कॉलम चेंज होता रहेगा, A2 कॉलम चेंज हो गया, A2 कॉलम चेंज हो गया, R3 में कॉलम चेंज होगा बस। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चलेंगे तो मैट्रिक्स टफ नहीं है।
अभी फिर से मैं इसमें थोड़ा सा लो लेवल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, कि फिर से मैंने एलिमेंट्स लिख दिए अंदर ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आपके लिए आसान हो। अदरवाइज हम एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा इसमें स्टार्ट कर लें क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है। अब हमको A11 फाइंड करना है, तो जैसे पीछे किया था यहाँ कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। A11 का मतलब क्या है, पहला रो पहली मैट्रिक्स का, पहला कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का, सीधी बात है भाई। जो पहले लिखा हुआ है पहले मैट्रिक्स का पहला रो ही क्यों, क्योंकि भैया पहले पोजीशन किसकी लिखी जाती है, रो की। AIJ का मीनिंग ही हमने बताया कि आयत रो में nth कॉलम में जो एलिमेंट है, ठीक है। तो पहला रो इसका क्या है 2 - 1 2, तो लिख दो इसको 2 - 1 1, सॉरी 2 - 1 1 है। और दूसरे काम को क्या लेना है, पहला कॉलम, तो क्या है भैया 4 2 2, ये देखो पहला कॉलम। और इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो जैसे वहां क्या था रिस्पेक्टिव एलिमेंट को, 2 को किससे जो पहले लिखा हुआ, -1 को किससे जो बाद में लिखा है दूसरे पे, और इस वाले को किससे करेंगे 2 को 2 लिखो 2 × 4 प्लस -1 × 2। ध्यान देना साइन का थोड़ा ध्यान देना बेटा, है ना। -1 है तो केयरफुली वर्क कर लेना, नहीं तो बेटा एक गड़बड़। और अगर शुरुआत में ही कैलकुलेशन मिस्टेक, थोड़ा मैट्रिक्स देखिए आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। एक थोड़ी इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है कि कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करिएगा, ठीक है। अगर एक नंबर गलत हुआ तो आगे कैलकुलेशन पूरा गलत होगा, फिर वहाँ पे टीचर पे डिपेंड करता है वो कितने नंबर देता है, बिकॉज देन वो बाध्य नहीं है कि आपको पूरे ही नंबर दे, या हो सकता है वो आगे से ही काट दे, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ नंबर देना अगर उसने कंसेप्चुअली चीज़ों को सही किया है। जैसे मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन कैरेक्टर से इक्वेशन का आ गया कुछ भी, या उसमें वेरीफाई करना है कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो अगर उसने कैलकुलेशन मिस्टेक कर भी दी लेकिन कंसेप्चुअली बच्चा ठीक गया, तो ये है कि 1-2 नंबर काट के नंबर दे दिए जाते हैं। जैसे 7 नंबर का है तो 5 तो दे दिए जाएंगे, लेकिन शर्त क्या है कंसेप्चुअली चीज़ें सही होनी चाहिए। लेकिन हर एक टीचर ऐसे करेगा, वो बाध्य नहीं है, वो कर सकता है, वो कहेगा यही गलत हो गया तो ये स्क्वायर गलत है, ये क्यूब गलत है, सब कुछ ही गलत है, तो आगे क्या चक्कर है, ठीक है। तो वो फिर कॉन्सेप्ट के भी नंबर दे, जरूरी नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें केयरफुल रखिएगा अपने आप को, माइनस प्लस के चक्कर में खासकर 1 को किससे लास्ट में जो नंबर बचा। अब इसको कर लो 2 4 जा 8। अगेन ये काम इतना लेंदी नहीं करना है, हेड में आप कैलकुलेशन कर लीजिए। हेड में नहीं भी हो रहा तो कम से कम ये स्टेप लिखने से तो बच जाइए, ठीक है। इसको कम से कम माइंड में करिए 2 × 4, ये तो आप 8 लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्लस 1 -1 × 2 -2, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। ये मैं बस इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता चले कि कैसे कैलकुलेशन हो रही है। सो ये उम्मीद है कि आप कर लेंगे। 2 2 कट गया तो 8 बच गया, यानी यहाँ पे अगर हम चलो इसी को इक्वल टू लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं A1 की जगह 8। अब हमने जैसे पीछे किया था कि R1 में जब हम मूव कर रहे होंगे तो R1 में क्या चिन्ह होगा, नाम ही R1 है तो यानी रो चिन्ह होगी। तो यहाँ पे तो क्या कर लो A12 अब लिख लो, ठीक है। ये अभी हम आदत हटा लेंगे कि R1 में क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, R1 में मूव कर रहे हैं दिस, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन चिन्ह होंगी। पहला रो सॉरी पहली मैट्रिक्स का रो क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके, इसको देख लेते हैं फिर हम क्लोज अप करते हैं क्योंकि बैटरी गेटिंग डाउन रियली हियर। सिर्फ कॉलम चेंज करते हैं, तो 2 लिखा है तो सेकंड कॉलम लो दूसरे उसका, ठीक है। गुणा कर लो 2 × -1 प्लस -1 × 0 प्लस 1 × 5, दैट इज -2 + 5 = 3। और यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो क्या आ जाएगा, थर्ड कॉलम लो, थर्ड कॉलम क्या है 3 1 1, तो कर लो 2 × 3 प्लस -1 × 1 प्लस 1